बेसिकली सेक्शन 4 हमें बताता है प्रिजम्पशन के क्या प्रोविजन है। Hi everyone, so once again welcome you all on Law Vita. My name is Aradhya Gupta and I hope every one of you would be doing good. तो आज हम लोग प्रिजम्पशन डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर, जो कि बेसिकली सेक्शन 4 हमें बताता है प्रिजम्पशन के क्या प्रोविजन है। ठीक है, वो बताता है कि कितने टाइप के प्रिजम्पशंस होते हैं जो कि कोर्ट करते हैं। जब बेसिकली मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ, तो हम उन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा एक जनरल क्लासिफिकेशन होता है प्रिजम्पशन का, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ और मिक्स प्रिजम्पशन, तो हम उसको भी डिटेल में स्टडी करेंगे। सर्टेन डिफरेंसेस आर देयर, प्लस वील डिस्कस द केसेस। सो उम्मीद ये करती हूँ कि पूरा ये टॉपिक आपका यहीं क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट बचता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो लेट्स बिगिन दी लेक्चर। ओके, सो ऑल्दो द डेफिनेशन ऑफ प्रिजम्पशन हैज नॉट बीन डिफाइंड एनीवेयर इन द एक्ट, लेकिन एक केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था। इट्स बेसिकली एन अफर्मेटिव और द नेगेटिव इन्फरेंस। ठीक है, एक अनुमान होता है ये किसी भी चीज का जो कोर्ट लगाती है। ठीक है, ये अफर्मेटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। इट कैन बी द पॉजिटिव साइड, इट कैन बी द नेगेटिव साइड। सो इट्स एन अफर्मेटिव और द नेगेटिव इन्फरेंस which is basically drawn about the truth और falsehood of a doubtful fact। जरूरी है कि जो अनुमान लगाया जाता है किसी डाउटफुल फैक्ट का, जिसकी क्लैरिटी नहीं है, जिसके रिगार्ड में एक विजन क्लियर नहीं है, तो उस डाउटफुल फैक्ट के रिगार्ड में एक अनुमान लगाता है कोर्ट, या तो किसी चीज की ट्रुथफुलनेस को कंसर्न करके या उसकी फॉल्सहुड को। सो ये है बेसिक जनरल डेफिनेशन ऑफ द प्रिजम्पशन। अगर मैं जनरल टर्म्स में बात करूं तो प्रिजम्पशन मीन्स it's basically a process of ascertaining the few facts on the basis of possibility। एक अनुमान लगा के या फिर एक पॉसिबिलिटी क्रिएट करके किसी फैक्ट्स को असरटेन करना, इसे भी हम कह सकते हैं दैट दिस इज नोन एज प्रिजम्पशन एज पर द एक्ट। तो ये दो डेफिनेशन है या जनरल मीनिंग है प्रिजम्पशन का। अब देखते हैं जनरल क्लासिफिकेशन कैसा है हमारा प्रिजम्पशन का। सो बेसिकली द प्रिजम्पशन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ और मिक्स प्रिजम्पशन। ठीक है, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स को हम नेचुरल प्रिजम्पशन भी कहते हैं और वी कैन से मटेरियल प्रिजम्पशन, और दूसरी तरफ प्रिजम्पशन ऑफ लॉ इज नोन एज द आर्टिफिशियल प्रिजम्पशन। और ये दोनों प्रिजम्पशन प्रिवेल करते हैं हमारे इंडियन लेजिस्लेशन सिस्टम में। लेकिन जो थर्ड कैटेगरी है दैट इज ऑफ मिक्स्ड प्रिजम्पशन, जो कि बेसिकली इट्स अ ब्लेंड ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ लॉ एंड प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। तो दिस डजंट प्रिवेल इन द इंडियन सिस्टम, ये बेसिकली इंग्लिश कोर्ट में लागू होता है। ठीक है, तो हम इसकी ज्यादा बात नहीं करेंगे, बाकी के दो प्रिजम्पशन की ही बात करेंगे इन डिटेल। तो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट क्या होता है? सो इट इज बेसिकली दीज आर दोज इन्फरेंसेस व्हिच आर नेचुरली और generally observed, or we can say they are reasonably concluded on the basis of the observations and circumstances in the course of the human conduct। ये वो अनुमान होते हैं जो कि नेचुरली एक ऑब्जर्वेशन से डिराइव किए जा सकते हैं, या जनरल जो भी सर्कमस्टांसेस हेल्ड हुई थी इन द केसेस उसी में से डिराइव किए जा सकते हैं, रीजनेबली कंक्लूड किए जा सकते हैं, जो कि एक जनरल ह्यूमन कंडक्ट में हुए थे। ठीक है, दैट्स वाई हम प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट को नेचुरल प्रिजम्पशन भी कहते हैं। ठीक है, जो भी केस के अंदर हुआ है, जनरली पार्टी ने जो भी सर्कमस्टांसेस एक्ट किया होगा अपने जनरल ह्यूमन कंडक्ट में, तो उसी से ही एक अनुमान लगाती है कोर्ट कि ऐसा ऐसा हुआ होगा। ठीक है, दिस इज व्हाट नोन एज द प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, राइट। और प्रिजम्पशन ऑफ लॉ क्या होता है? जो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ होते हैं वो बेसिकली कंपल्सरी नेचर के होते हैं इन कंपैरिजन टू द प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। ठीक है, इनकी जो वैल्यू होती है, जो क्वालिटी होती है, ठीक है, और जो आई कैन से द वेरासिटी इज मोर, and they are concluded by the court on the basis or with regard to the existence of certain facts। ठीक है, तो बेसिकली ये नेचुरल नहीं होते हैं, ये कोर्ट अपने अकॉर्डिंग सारे फैक्ट्स को कंसिडर करने के बाद कोर्ट प्रिज्यूम करता है। दिस इज व्हाट द प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। और तीसरा मैंने बताया था मिक्स प्रिजम्पशन, जो कि बेसिकली ब्लेंड होता है दोनों तरह के प्रिजम्पशन का, लेकिन हमारे इंडियन कोर्ट सिस्टम में ये चीज प्रिवेल नहीं करती है। अब आगे बढ़ते हैं। सो द प्रिजम्पशन ऑफ लॉ इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासिफिकेशन: द रिब्यूटेबल प्रिजम्पशंस एंड द इररिब्यूटेबल प्रिजम्पशंस। सो रिब्यूटेबल प्रिजम्पशंस वो प्रिजम्पशंस होते हैं जिसको रिब्यूट किया जा सकता है, ठीक है, जिसके कॉन्ट्ररी में एविडेंसेस प्रेजेंट किए जा सकते हैं, और फिर उसके बाद जो वो प्रिजम्पशन किया था कोर्ट ने वो रिब्यूट हो जाएगा। आई कैन से दैट विल बी ओवरथ्रोन। जबकि उसका ऑपोजिट है इररिब्यूटेबल, वो प्रिजम्पशंस जिसको कोई प्रेजेंट जिसकी जिसके अगेंस्ट कोई प्रोबेटिव एविडेंस नहीं लाया जा सकता है, या फिर जिसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया जा सकता है, जिसको ओवरथ्रोन नहीं किया जा
सकता है, दे आर फाइनल, और वही होते हैं हमारे कंक्लूसिव प्रूफ। इरिब्यूटेबल प्रिजम्पशंस आर नोन एज द कंक्लूसिव प्रूफ, जबकि जो हमारा रिब्यूटेबल है, अगर कोई सामने वाली पार्टी अगर प्रोबेटिव एविडेंसेस लेकर आ रही है तो दे कैन बी कॉन्ट्राडिक्टेड और दे कैन बी ओवरथ्रोन। रिब्यूटेबल प्रिजम्पशन की कैटेगरी में ही आपके आते हैं मे प्रिज्यूम एंड शैल प्रिज्यूम, और इरिब्यूटेबल की कैटेगरी में आते हैं आपका कंक्लूसिव प्रूफ, ठीक है। और यही तीनों हमें बताता है सेक्शन 4। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि सेक्शन 4 में जो 3 क्लासिफिकेशंस हैं, 3 टाइप्स ऑफ प्रिजम्पशन है, वो क्या है, ठीक है। अच्छा, उसे डिस्कस करने से पहले हम जान लेते हैं कि प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट और प्रिजम्पशन ऑफ लॉ के बीच में क्या डिफरेंस होता है। देयर इज अ डिफरेंशिएशन, तो वी जस्ट डिस्कस द सर्टेन पॉइंट्स जो उसके डिफरेंशिएशन के हैं। पहला, अगर हम पोजीशन की बात करें, देन जो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट होता है दैट इज क्वाइट अनसर्टेन, लेकिन जो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है वो एक सर्टेन टाइप का होता है एंड दैट इज यूनिफॉर्म, उसकी पोजीशन यूनिफॉर्म और सर्टेन होती है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 इज द परफॉर्मेंस। जो आपका प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है, दे आर ऑलवेज रिब्यूटेबल, ठीक है, वो हमेशा रिब्यूटेबल होते हैं और उनको कॉन्ट्राडिक्ट किया जा सकता है, लेकिन जो आपका प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, दे आर कंक्लूसिव प्रूफ, क्लियर। थर्ड पॉइंट इज फॉर द पर्पस ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट द कोर्ट हैज द फुल डिस्क्रिशनरी पावर्स। कोर्ट के पास पूरी डिस्क्रिशनरी पावर्स होती है, ठीक है, और कोर्ट अपने अकॉर्डिंग प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट कर सकता है, ठीक है। अनुमान फैक्ट के बेसिस पे, जो नेचुरल प्रिजम्पशन होते हैं, अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे कर सकता है, लेकिन जो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ के बारे में, इट हैज नो डिस्क्रिशनरी पावर्स, जो कि एक्ट में मेंशन है उसके अकॉर्डिंग ही उसको प्रिज्यूम करना होगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसका सोर्स क्या है, लाइक कि प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट कहाँ से डिराइव होते हैं या फिर प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। सो द सोर्स ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट इज दिस बेसिकली डिराइव ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल लॉ, on the basis of customary law and practices, and also I can say on the basis of the general mankind experiences, ठीक है। ये डिराइव होते हैं आपका जो जनरल मैनकाइंड एक्सपीरियंसेस, जो लोगों के एक्सपीरियंसेस होते हैं, ऑब्जर्वेशंस होते हैं कोर्ट के, ठीक है। इसके अलावा जो नेचुरल लॉज हैं, जो कस्टमरी लॉज हैं, उससे डिराइव होता है आपका presumption of fact. On the other hand, the presumption of law is derived from the judicial customs and practices. जितनी भी judicial customs हैं, जितनी भी judicial practices हैं, उनके बेसिस पर ही डिराइव होता है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। और इसके अलावा जितने भी लॉज विच हैव बीन फॉर्मुलेटेड अंडर द डिफरेंट स्टैट्यूट्स, तो उसके अकॉर्डिंग और उसके बेसिस पर ही डिराइव होता है द प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, राइट। तो ये जनरल डिफरेंस था। अब अगर मैं इसे बात करूं एग्जाम्पल की कि क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं सेक्शंस के प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट में, सो दे आर द फैक्ट आपको मिलेगा सेक्शन 86 से 88, 113A, 113B, तो इन सारे सेक्शन में आपको प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट मिल जाएगा। एक सेक्शन है 114B जो कि बात करते हैं प्रिजम्पशन ऑफ अबेटमेंट एज टू द सुसाइड ऑफ द मैरिड वुमेन। ये प्रिज्यूम किया जाता है जनरली कि जब किसी मैरिड वुमेन की डेथ होती है, ठीक है, बाय सुसाइड, तो उसमें यह अनुमान, एक बहुत जनरल प्रिजम्पशन होता है कि यहाँ पे अबेटमेंट हुआ होगा, उसको डराया धमकाया गया होगा, उसको मजबूर किया गया होगा वो एक्ट कमिट करने के लिए। तो दिस इज इन द कैटेगरी ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट की कैटेगरी में आता है। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं प्रिजम्पशन ऑफ लॉ के एग्जांपल की बात करूं तो द प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस का प्रिजम्पशन जो होता है कि जब तक आप गिल्टी प्रूव नहीं हो जाता, अनलेस प्रूव गिल्टी, एक अक्यूज को इनोसेंट कंसिडर किया जाता है। तो दिस इज द बेसिक प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, राइट। एक और प्रिजम्पशन है कि लाइक अ चाइल्ड बिलो 7 years of age कैनॉट कमिट एनी क्राइम, ठीक है, तो ये भी एक प्रिजम्पशन ऑफ लॉ की कैटेगरी का पार्ट है। तो दीज वर द बेसिक डिफरेंसेस ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट एंड प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, और क्या इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। आई होप इट्स क्लियर टू यू। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 4 के टूवर्ड्स। तो अगर मैं मे प्रिज्यूम और शैल प्रिज्यूम की बात करूं, तो जो मे प्रिज्यूम होता है वो डिस्क्रिशनरी नेचर का होता है, एंड द शैल प्रिज्यूम इज ऑफ मैंडेटरी नेचर, राइट, वो एक कंपल्सरी नेचर का होता है। सबसे पहले बात करते हैं मे प्रिज्यूम की। सो लेट्स रीड इन द बेयर एक्ट। इट स्टेट्स दैट whenever it is provided by this act that the court may presume a fact, it may either regard such fact as proved unless and until it is disproved or may call for proof of it. तो यहाँ पर आपका लिखा है it is provided by the act, ये प्रोवाइड किया गया है by the act कि कोर्ट में प्रिज्यूम ऑफ फैक्ट, कोर्ट किसी फैक्ट को प्रिज्यूम कर सकता है। अगर वो किसी एक फैक्ट को प्रिज्यूम कर रहा है तो वो उसको या तो उसको प्रूव्ड कंसिडर कर लेगा, ठीक है, या फिर उसके रिगार्ड में किसी भी तरह के एविडेंस को प्रेजेंट करने के लिए बोल सकता है विटनेसेस को या पार्टीज को, ठीक है। सो इट इज अप टू दी डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट कि अगर कोर्ट को लगता है कि ये कोई पर्टिकुलर चीज है, ठीक है, तो या तो कोर्ट उसको प्रूफ कंसिडर कर सकता है या फिर उसके लिए प्रूफ प्रेजेंट करने के लिए कॉल कर सकता है।
और प्रूव्ड वो कब तक कंसिडर करेगा, जब तक कंसिडर करेगा जब तक उसके अगेंस्ट कोई सामने वाला पर्सन कोई अगेंस्ट में कोई प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करे कोर्ट में आके और बोले कि नहीं ऐसा नहीं है, तब तक वो प्रूफ कंसिडर करेगा। लेकिन हाँ ऐसा है कि कोई पर्सन या कोई पार्टी आके उस चीज को डिस्प्रूव करने के राइट रखती है, वो आके उसको डिस्प्रूव कर सकती है। क्लियर? तो ये होता है मे प्रिज्यूम। जैसे एक बहुत फेमस इलास्ट्रेशन है कि अगर किसी पर्सन के पास चोरी का सामान मिलता है तो एक बहुत जनरल प्रिजम्पशन होती है कि या तो वो चोर है, ठीक है, और अगर चोर नहीं है तो या तो उसको पता है कि जो गुड्स उसके पास है वो चोरी के हैं, ठीक है। तो जब तक कोई और डिस्प्रूव नहीं हो जाता तो कोर्ट ये प्रिजम्पशन कर सकती है कि या तो वो चोर है या फिर उसके पास जो हमें माल मिला है चोरी का उसको जानकारी है कि ये जो सामान उसके पास है ये किसी और की पोजेशन का है या किसी और का है, राइट। तो इसमें एक जनरल इलस्ट्रेशन है कि कोई भी अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अगर तैयार किया जाता है सो इट इज जनरली प्रिज्यूम कि वो इट हैज बीन ड्रॉन फॉर द गुड कंसिडरेशन, ठीक है, वो एक गुड कंसिडरेशन के लिए ड्रॉ किया गया होगा। चलिए अब पढ़ते हैं शैल प्रिज्यूम के टुवर्ड्स। तो लेट्स रीड इट इन द बेयर एक्ट। It states that whenever it is directed by this act that the court shall presume a fact, it shall regard such fact as proved unless and until it is disproved. तो यहाँ पर बेयर एक्ट में लिखा है इट इज डायरेक्टेड बाय दिस एक्ट, ये प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट नहीं है, ये कोर्ट डायरेक्ट करता है, एक्ट डायरेक्ट करता है कोर्ट को कि इट शैल प्रिज्यूम अ फैक्ट, कि वो एक फैक्ट को प्रिज्यूम करेगा एंड उसको एक प्रूफ भी कंसिडर करेगा जब तक कोई सामने से कोई पार्टी आके उसको डिस्प्रूव नहीं कर देती है, ठीक है। यहाँ पे कोर्ट के पास ऐसी पावर नहीं है कि वो प्रूफ मंगा सकता है, नहीं। कोर्ट जो है किसी एक फैक्ट को करेगा, देखो एक ग्रामेटिकल चीज है, में कर सकता है, ठीक है, कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है और ये प्रोवाइडेड है। लेकिन शाल में है कि इट इज डायरेक्टेड, ये एक्ट के द्वारा डायरेक्ट किया जाता है कोर्ट को दैट यू हैव टू, करना ही होगा कि आपको एक फैक्ट को ये प्रिज्यूम करना होगा टू बी प्रूव्ड जब तक कोई पार्टी या कोई भी पर्सन आके इन कॉन्ट्रेरी उसको ओवरथ्रो नहीं कर देता है, राइट। ये है शाल प्रिज्यूम का जनरल मीनिंग। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो मे प्रिज्यूम का मतलब होता है उपधारणा कर सकेगा, ठीक है, और शाल प्रिज्यूम का मतलब है उपधारणा करेगा, ठीक है, कर सकेगा और करेगा में यहाँ एक अंतर आ जाता है। तो ऑल्दो यहाँ पे किसी प्रूफ को मंगाने की पावर नहीं है, लेकिन हाँ कोर्ट चाहे तो सामने किसी पार्टी को अलाउ कर सकता है कि वो आके जो प्रिजम्पशन किया है कोर्ट ने उसको आके वो रिब्यूट कर सकता है या फिर उसको आके वो डिस्प्रूव कर सकता है, राइट। तो ये दोनों जो कैटेगरीज हैं ये आपके आती है रिब्यूटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ के अंदर, ठीक है। हमने डिस्कस किया था रिब्यूटेबल पहले की प्रिजम्पशन ऑफ लॉ के दो क्लासिफिकेशन है, तो मे प्रिज्यूम और शाल प्रिज्यूम इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अगर मैं रिब्यूटेबल प्रिजम्पशंस की बात करूं देन दे आर ऑफ क्वालिटी, दे डजंट लूज देयर क्वालिटी अंटिल एंड अनलेस इट इज डिस्प्रूव बाय समवन, राइट। और ऑन दी अदर हैंड अगर इररिब्यूटेबल की बात करूं देन इट इज कैन नॉट बी ओवर रूल्ड बाय एनी सॉर्ट ऑफ प्रोबेटिव एविडेंसेस, ठीक है, ये है कंक्लूसिव प्रूफ। तो यहाँ से हम अपने तीसरी कैटेगरी में आते हैं जो कि तीसरा फ्रेज है प्रिजम्पशन का सेक्शन 4 के अंदर, दैट इज ऑफ कंक्लूसिव प्रूफ। तो कंक्लूसिव प्रूफ को हिंदी में क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज निश्चायक सबूत, ठीक है, निश्चायक सबूत। सो लेट्स रीड इट इन द बेयर एक्ट। इट रीड्स एज व्हेन वन fact is declared by this act to be conclusive proof of another, the court shall on proof of the one fact regard the other as proved and shall not allow evidence to be given for the purpose of disproving it. देखो पहले में था इट इज प्रोवाइडेड बाय द एक्ट, दूसरे में था इट इज डायरेक्टेड बाय द एक्ट, तीसरे में है इट इज डिक्लेयर्ड बाय द एक्ट। एक्ट ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि अगर एक फैक्ट दूसरे फैक्ट का कंक्लूसिव प्रूफ है, ठीक है, तो दूसरे फैक्ट को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। कोर्ट जो है ऐसी सिचुएशन में दूसरे फैक्ट को एज प्रूफ्ड कंसिडर करेगा एंड यहाँ पर कोर्ट किसी प्रोबेटिव एविडेंस को भी प्रेजेंट होने के लिए अलाउ नहीं करेगा। ये कंक्लूसिव प्रूफ होगा। ये एक्ट जो है वो चीज डायरेक्ट करती है कि अगर एक फैक्ट दूसरे फैक्ट के रिगार्ड में कंक्लूसिव प्रूफ हो जाता है तो दूसरे फैक्ट को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। Clear? So basically it states that the court in its consideration shall regard all the other facts as proved if one fact have been proven without any reasonable doubt। कि अगर केस के रिगार्ड में अगर जो डाउटफुल बात चल रही है उसमें अगर एक फैक्ट प्रूव हो जाता है बिना किसी डाउट के तो कोर्ट बाकी के सारे फैक्ट्स को एज अ प्रूव्ड कंसिडर करेगी। ये डायरेक्ट किया जाता है बाय द एक्ट एंड दिस इज व्हाट नोन एज द कंक्लूसिव प्रूफ, राइट। देयर वाज अ केस ऑफ शांति वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। तो उसका एक स्टोरी है, पूरा एक इलस्ट्रेशन के तौर पे उसको देखते हैं जो कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में बताता है। लेट्स रीड इट। इट स्टेट्स दैट A and B married on 1st March
एंड द हस्बैंड लेफ्ट होम टू हिज वर्क फॉर 6 months। इसमें ये बता रहे हैं कि ए और बी हस्बैंड वाइफ थे, उनकी शादी 1 मार्च को हुई और सून आफ्टर द मैरिज, उसके एक दिन के बाद जो उसका हस्बैंड था वो काम के सिलसिले में 6 महीने के लिए घर छोड़कर चला गया था, राइट। लेटर ही डिस्कवर्ड दैट हर वाइफ इज प्रेग्नेंट। लेटर बाद में उसको ये पता चला कि जो उसकी वाइफ है वो प्रेग्नेंट है, ठीक है। He divorced the wife and challenges that he is not liable to pay the damages either to wife or his illegitimate son। जब उसको ये बारे में पता चला कि उसकी वाइफ इज अबाउट टू गिव अ बर्थ टू अ चाइल्ड, तो उसने ये बोला कि नहीं, ये मेरा बच्चा नहीं है, इट्स एन इलेजिटिमेट चाइल्ड, और वो अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे देता है और ये बोलता है कि मैं लाइबल नहीं हूँ कि मैं उस बच्चे को, उस इलेजिटिमेट चाइल्ड को और अपनी वाइफ को किसी भी तरह के डैमेजेस प्रोवाइड करूं, वो ये क्लेम करता है। एंड इसके साथ साथ वो बताता भी है कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ। ही एक्सप्लेन्स दैट he never consumed his marriage as just after 1 day of marriage he left his home for work। वो बताते हैं कि वो उसने कभी भी मैरिज कंज्यूम की ही नहीं थी। soon after the marriage, उसके एक दिन के बाद ही वो अपने वर्क के पर्पज से घर छोड़कर चला गया था। उसने ये अपना एक्सप्लेनेशन दिया था। तो अब यहाँ पे कोर्ट ने क्या बोला, लेट्स रीड दैट। But in the case, court will conclusively presume that the son born out of his wife is legitimate because he was with his wife even for at least 1 day and shall not allow any proof contrary to the conclusive proof। तो इस केस में कोर्ट ने जो उसने एक्सप्लेनेशन दिया कि he was with his wife for 1 day, उन्होंने बोला कि तो उसका जो बच्चा है वो लेजिटिमेट चाइल्ड ही रहेगा, उसको इलेजिटिमेट चाइल्ड नहीं कहा जा सकता है। और क्योंकि वो एक दिन रहा तो ये एक फैक्ट बाकी सारे फैक्ट्स को प्रूव कर रहा है एज अ कंक्लूसिव प्रूफ। वो ये कंसिडर किया जाएगा कि एक दिन तो वो रहा, देन देयर माइट बी द पॉसिबिलिटी दैट कंज्यूमेशन हैव बीन डन, तो दैट्स व्हाई ये कंक्लूसिव प्रूफ कंसिडर करते हुए हिज चाइल्ड विल बी कंसिडर्ड एज लेजिटिमेट और वो लायबल होगा उसको सारे के सारे डैमेजेस प्रोवाइड करने में, ठीक है। तो ये था हमारा शांति वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का केस। तो गाइज ये था हमारा प्रिजम्पशन का टॉपिक, ठीक है। इतना कोई टफ नहीं था, इजी था। अब मैं इसको कंक्लूड करती हूँ एक केस लॉ के साथ। एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, दैट इज तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। 1979 का केस है ये। बेसिकली दिस केस वाज डिसाइडेड ऑन कंसिडरिंग द फैक्ट्स ऑफ द मथुरा रेप केस। जो मथुरा रेप केस था उसके फैक्ट्स को ये कंसिडर करते हुए इस केस के अंदर जजमेंट प्रोवाइड किया था कोर्ट ने। और इसके साथ साथ इसमें कोर्ट ने प्रिजम्पशन के बारे में बताया था। इन दिस केस द कोर्ट जस्टिफाइड द नीड्स एंड नेसेसिटीज ऑफ प्रिजम्पशन, कि प्रिजम्पशन की क्या नीड है, प्रिजम्पशन की क्या नेसेसिटी है, उसको एक्सप्लेन किया था कोर्ट ने। कोर्ट ने एक बताया था कि प्रिजम्पशन हैज अ वाइडर स्कोप, ठीक है। इसमें कोर्ट ने बताया कि प्रिजम्पशन नॉट ओनली हेल्प द विक्टिम, ये सिर्फ विक्टिम को ही हेल्प नहीं करता है कि उसका जल्दी फास्ट ट्रायल हो जाए, बट इसके साथ साथ वो कोर्ट को भी हेल्प करता है। इट प्रोवाइड्स एक राइट डायरेक्शन देता है इन द केस। thus the court concluded that these presumptions of may presume, shall presume and conclusive presumption can effectively help the judiciary in ensuring the quick and effective and the complete justice to the society। ये हेल्ड हुआ था हमारे तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में। सो विद दिस वी आर डन विद दिस लेक्चर। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा गाइस। फिर भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। लेक्चर कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। पसंद आया तो यू कैन गिव इट अ लाइक, और इसी तरह के और लेक्चर्स अटेंड करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लॉ वीटा को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ गाइस। दिस विल रियली मोटिवेट, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे चैनल के साथ जुड़ेंगे, हमारे लेक्चर्स को अटेंड करेंगे, so that will really boost my enthusiasm to bring more videos like this for all of you। And apart from this, for the notes and the further आपकी कोई क्वेरी हो, आपको कुछ पूछना हो या नोट्स के पर्पज के लिए आप इंस्टाग्राम पेज जो है हमारे लॉ वीटा को उसको फॉलो कर सकते हैं। उसका जो आईडी है वो स्क्रीन पर आ रहा है, राइट। सो दिस वाज इट एवरीवन। डू कीप स्टडिंग, ठीक है, एंड स्टे कनेक्टेड विद लॉ वीटा। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हैव अ गुड डे। बाय बाय।